नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टेरेसिस लूप एंड हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में, ठीक है जी। तो आज का जो एपिसोड रहेगा, इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एडी करंट लॉस के बारे में, कि मटेरियल में एडी करंट लॉस कैसे होता है, ठीक है। उसको ज़रा समझते हैं और उसका ज़रा एक कोई फॉर्मूला जो है उसको हम डिराइव करते हैं और देखते हैं कि कितना लॉस होता है, ठीक है। भी एडी करंट लॉस क्या होता है, कैसे बनता है, वो कैसे आता है। फिर उसके ऊपर एक दो एक्सपेरिमेंट है, एडी एंड हिस्टेरेसिस को मिला के हम लोग देखेंगे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट फिर हम ज़रा इसको परफॉर्म करके देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि लॉस कैसे होता है, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, सबसे पहले तो एडी करंट आता कैसे, ये सर्किट में कैसे बनता है एडी करंट, तो उसको जरा समझते हैं। एडी करंट कहाँ से आया, ठीक है, किसको हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है, वो जरा देखिए दोस्तों। सोचिए मेरे पास कोई आयरन सीट है, कोई आयरन सीट है मेरे पास, ठीक है। आयरन को थोड़ी कंडक्टिंग सीट होनी चाहिए बस, और कोई भी हो, जरूरी नहीं आयरन ही हो, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। वो कोई सीट है, ठीक है, आयरन सीट मान लो, ऐसे कोई सीट लगी हुई है, कुछ उसकी थिकनेस है। और मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्थ पोल लिया और मैंने एक साउथ पोल लिया। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे मेरा साउथ है। और इस नॉर्थ एंड साउथ को मैं इस सीट के ऊपर नीचे कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। एक बार पास आ रहा है, एक बार दूर जा रहा है, एक बार पास आ रहा है, एक बार दूर जा रहा है। तो अब सोचिए जब इस सीट के बिल्कुल पास में होगा, ये मतलब बिल्कुल इस सिचुएशन में होगा, जरा देखिए, इस आयरन सीट के बिल्कुल पास में होगा, तो क्या होगा बताओ जरा। जो फील्ड लाइंस है वो कहां से पास होंगी, आप कह सकते हो सीट में से पास होंगी। जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस सीट में से पास होंगी, सही है। और फिर घूम के फिर वापस बाहर से इधर से आएंगे, सही है ना, बोले ना, ऐसे आएंगे। इसका आयरन सीट के अंदर से जाएंगे। और जब दूर होगा तो क्या होंगी, तो पहले ही अपना क्या बन जाएगा, पहले अपना लूप पहले पूरा कर लेंगे, ठीक है। पर जब भी पास में आएगा तो आयरन के अंदर से जाएंगे। अब सोचिए, मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री में रहना पसंद है। अब ये आयरन सीट के साथ क्या कर रहे हो आप, उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। जब उसको पास में ला रहे हो आयरन को, तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है, दूर जा रहे हो तो कम फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। अब ये आयरन सीट क्या बोलेगी, आयरन सीट बोलेगी भाई तुम मेरी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है ये, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ये ऊपर वाला जो भी इसको ऊपर नीचे कर रहा है वो बोलेगा मैं क्या करूं, ठीक है, वो तुम्हारी परेशानी है, ठीक है, मैं तो अप डाउन करूंगा, ठीक है। तो अब सुनिए क्या करेगी आयरन सीट, ठीक है। ये क्या बोलेगी, क्योंकि नेचर ऑफ सिमेट्री, आपने सिमेट्री को डिस्टर्ब किया तो इसको गुस्सा आएगा। अब जरा देखिए गुस्से को कैसे जाहिर करेगी। ये बोलेगी कि भाई मैं फिर खुद इसका जुगाड़ ढूंढती हूं। कैसे जुगाड़ ढूंढेगी, क्योंकि आप इसके अंदर से फ्लक्स लाइंस वेरी कर रहे हो सीट के अंदर से, तो क्या होगा बताइए। फ्लक्स लाइंस अगर इस सीट के अंदर वेरी करेंगी तो एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सही बात है, एक मेरी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, which is N-d∅dt, again N-d∅dt, सही बात है। और वो जो N-d∅dt होगा उसकी वजह से क्या बनेगा बताओ, वोल्टेज इंड्यूस होगी ना। यहाँ पे N तो खैर 1 ही ले लो ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे है ही नहीं, बस फ्लक्स मेरा इसके अंदर से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। जो अंदर से जब जैसे इसके पास लाओगे तो ज्यादा लाइन्स आना शुरू हो जाएंगी और उनकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती चली जाएगी, सही बात है। तो ये वोल्टेज इंड्यूस कर लेगा अपने अंदर d∅dt, आयरन सीट। और क्योंकि आयरन कंडक्टर होता है, वो क्या बनाएगा फिर, वो लूप बनाएगा, वो लूप बनाएगा, वो करंट बनाएगा। उस वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से कुछ करंट पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अब वो करंट कैसे होंगे सोचिए, वो करंट जरा बताता हूं। मान लीजिए ये मेरी आयरन सीट है, थोड़ी सी मोटी बना रहा हूं मैं आयरन सीट को। ये मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन सीट है। अब जरा ध्यान से देखना, जब मेरी मैग्नेट इसके पास में थी, नॉर्थ एंड साउथ, तो मेरा फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा था। अब सुनो, और जैसे जैसे मैं इसको पास में ला रहा हूं, वो फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, लाइंस ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा सुनो, जो इस आयरन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस ईएमएफ की वजह से कुछ करंट पैदा हो जाएंगे। जैसे वो शहद के चारों ओर मक्खियां चिपक जाती ना, चींटियां चिपक जाती हैं, बिल्कुल ऐसे इस लाइन के चारों ओर क्या चिपक जाएंगे, हर लेवल पे लूप चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे लूप चिपक जाएंगे हर लेवल पे। क्योंकि जितनी भी मोटाई है ना आयरन की,
हर लेवल पे लूप बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लूप बनेगा, ऐसे हर लाइन के चारों ओर लूप आ जाएंगे। अब लाइन का फ्लक्स मेरा नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो लूप की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसमें जो करंट आएगा इन लूप्स में वो कुछ इस तरह से आएगा, सच दैट इस करंट का जो फ्लक्स आए वो क्या आए बताओ, वो उस ऊपर वाले फ्लक्स के ऑपोजिट आए। इसका मतलब मान लीजिए ऊपर वाला फ्लक्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, तो क्या होगा बताओ जरा, तो जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, समझ रहे हो, सो दैट फ्लक्स ऊपर अपोज कर सके उसको, सच दैट फ्लक्स को अपोज किया जा सके। समझ आया मेरा पॉइंट, क्लियर हुआ भी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका और जैसे ही आप इसको दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आप फ्लक्स कम कर रहे हो, तो फिर तब भी पसंद नहीं है इसको, तब क्या बोलेगी बताओ, तब जो लूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे बताओ, वो फिर उल्टे बनेंगे, सो दैट नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ सके। आप समझ आया। तो इन करंट्स को क्या बोलते हैं बताओ, एडी करंट, इनको बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। और ये हर लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये एक ही जगह पे होंगे, ये आयरन के अंदर या मटेरियल के अंदर पैदा होंगे और हर लेवल पे होंगे, इनको बोलते हैं एडी करंट। अब सोचिए अगर करंट का कोई अपना लूप है तो लूप का अपना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो उसमें लॉस भी होगा, उस लॉस को फिर हम क्या बोलेंगे, एडी करंट लॉस। समझ आया। इसका मतलब वो गर्म हो जाएगी मटेरियल। क्यों गर्म हो जाएगा मटेरियल बताओ, क्योंकि इसके अंदर जो करंट आ रहे हैं उनकी वजह से लॉस आ रहा है, इस मटेरियल के अंदर लॉस हो रहा है, समझ रहे हो, और लॉस हो रहा है तो फिर गर्म होगा मटेरियल, नहीं समझे। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं जो आप इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे थे, उस सिमेट्री को डिस्टर्ब करने से इसको गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्सा इसने कैसे जाहिर किया बताओ, मटेरियल को गर्म करके, ठीक है। मटेरियल गर्म हो जाएगा, समझ आया। उस गर्मी को हम, जो गर्म करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एडी करंट हीटिंग, ठीक है, या इंडक्शन हीटिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। अब सर देखिए इंडक्शन में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, तो फिलहाल इंड्यूस तो कुछ देखा जाए तो एडी करंट भी तो इंड्यूस ही हुए है ना, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि इंडक्शन हीटिंग में बोल रहा हूं इसको, या एडी करंट हीटिंग बोल दीजिए। आपको समझ आया एडी करंट कैसे पैदा होते हैं, पहले तो ये बताइए। तो लाइन पे हर तरफ बनेंगे भाई, लाइन के चारों ओर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे वो शहद के चारों ओर चींटियां चिपक जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा, इसके चारों ओर बनेंगे लाइंस के, ठीक है। और अगर क्योंकि ये वेरिंग है तो ये करंट भी मेरा वेरिंग आएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब जरा कोर में आते हैं, जो हम कोर यूज कर रहे थे उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जरा कोर वाला किस्सा लेते हैं और इसको डिराइव करते हैं भाई एडी करंट क्या बना मेरा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये आयरन कोर है, सोचिए इस तरह के आयरन कोर, ठीक है ना, और ये मैंने सप्लाई दे दी। अब सप्लाई दी तो ये मेरी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, इससे करंट जो आएगा वो भी कैसा आएगा, करंट जो आएगा वो ऑल्टरनेटिंग आएगा। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगा। फ्लक्स लाइंस मेरी टाइम के साथ वेरी करेंगी। सोचिए फ्लक्स मेरा एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है, इस तरह का है फ्लक्स मेरा, एक बार टाइम के साथ मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है और एक बार मेरा कम हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है फ्लक्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फ्लक्स लाइंस मेरी टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। अब देखिए अगर फ्लक्स मेरा टाइम के साथ वेरी करेगा तो जो आयरन है, जो कोर है मेरा, जिस भी मटेरियल का है, सोचिए कंडक्टिंग मटेरियल है, आयरन मान लो, तो आयरन क्या बोलेगा, आयरन बोलेगा यार पसंद नहीं है यार ये, ठीक है, सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मेरी। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या करेगा ये बताओ, आयरन अपने अंदर जो लाइंस आ रही है ना यहाँ पे, उन लाइंस के चारों ओर क्या बना लेगा, हर लेवल पे लूप बना लेगा। इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, एन तो खैर 1 हो गया, d∅dt, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये ईएमएफ यहां पे भी बनेगा अक्रॉस द कॉइल, ये भी यहां पे भी बनेगा, और जो आयरन है उसमें से भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो भी, उसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा आयरन के अंदर इटसेल्फ, ठीक है। इतना फ्लक्स ईएमएफ मेरा इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या आएगा, कुछ करंट आएगा। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको, मतलब इसका अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, सिर्फ इस लिम्ब का, जो वर्टिकल लिम्ब है मेरा, इसका अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, सामने से मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें से ये फील्ड लाइंस है, सोचिए डॉट तरह की लाइंस है, ये मेरा फ्लक्स लाइंस है जो बाहर आ रही है, टाइम वेरिंग है, मतलब वेरी कर रही है, फ्लक्स डेंसिटी है आप ये मान लो, जो टाइम के साथ वेरी कर रही है डेंसिटी।
तो इसके चारों ओर क्या बन जाएंगे बताओ ना, इनके चारों ओर लूप बन जाएंगे, समझ आया? हर जगह लूप बन जाएंगे, छोटे छोटे लूप आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो चारों ओर छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, करेक्ट है भाई, ऐसे ऐसे लूप बन जाएंगे। अब सुनिए मेरी बात, अगर ऐसे लूप बनेंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी लूप की? अगर ये बाहर की तो बढ़ रहा है फ्लक्स, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? उल्टी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में लूप बन जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि लूप जो बनेगा वो लॉस कितना देगा? मुझे तो लॉस चाहिए ना, ठीक है, मुझे तो लॉस चाहिए भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो मैं लॉस कैसे निकालूंगा दोस्तों, वो जरा देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब लॉस कैसे निकालते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मेरे पास आ गया, करंट क्या आएगा? करंट आएगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पाथ का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट, एडी करंट, आई एडी, आई एडी क्या आएगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो इसका मैंने डेरिवेशन किया हुआ है भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? रो एल बाई ए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले तो फ्लक्स कितना निकल रहा है यहाँ से, इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स कितना निकल रहा है पहले तो बताएं। फ्लक्स जो आएगा वो आएगा बी डॉट ए, है ना, और बी मेरा टाइम वेरिंग है, तो मैं कह सकता हूँ ए इंटू बी एम साइन ओमेगा टी, ऐसे बोल सकता हूँ। फ्लक्स डेंसिटी मेरी टाइम वेरिंग है, तो मैं फ्लक्स को ये बोल सकता हूँ, जो मेरा फाई टी आएगा वो ये आएगा, फाई टी इज ए इंटू बी एम साइन ओमेगा टी, ये मेरा फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी फाई टी बाई डी टी, वो क्या बनेगा? वो बनेगा ए बी एम इंटू ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी, सही बात है। ये मेरा क्या हो गया बताओ? ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया एक सिंगल टर्न में, ठीक है। अब डिवाइड बाय क्या करना है मुझे? डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करना है, तभी तो करंट आएगा। तो ये मेरे पास वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब अगर मैं बोलूं ए बी एम ओमेगा बाई आर, मान लीजिए लूप का रेजिस्टेंस आर था, टोटल रेजिस्टेंस आर मान लो, चलो जितने भी लूप है सबका क्या है बताओ? रेजिस्टेंस कितना है? आर है, सब में रेजिस्टेंस आर है। तो आर कोस ओमेगा टी, ये मेरे पास क्या आ गया? करंट आई टी, आई एडी, ये एडी करंट आ गया मान लीजिए, ठीक है भाई। तो अब बताओ जो लॉस होगा, एडी करंट लॉस, पी लॉस, वो क्या बनेगा? वो बनेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, नहीं? तो अब बताओ क्या बना ये बना ए बी एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2r, नहीं? ये बन गया पी लॉस बाय दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आर कैसे निकालें, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा मेरा, ठीक है जी। रो एल बाई ए, क्या कह रहे हो? ए स्क्वायर, हाँ जी। आर क्या होता है? रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस निकलेगा रो एल बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज माई रेजिस्टिविटी, एल इज, एल क्या है? लेंथ, लूप की लेंथ, ठीक है। ए इज माई क्रॉस सेक्शन एरिया, सही है भाई। अब सुनो, अब आप खुद सोचिए, छोटे छोटे लूप अगर मैं देखूं ऐसे आ रहे हैं लूप, अगर ऐसे लूप, छोटे छोटे लूप आ गए, सुनिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना भाई। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लूप आ रहे हैं तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं? मैं जरा देखिए इसको क्या अज्यूम करूंगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लूप आ रहे हैं, तो ये लूप इस डायरेक्शन में मान लीजिए, सारे सारे लूप इस तरफ है, एक मिनट के लिए मान लेता हूं, ये लूप सारे सारे इस तरफ है, ऐसे ऐसे घूम रहे, इधर इधर घूम रहे सारे, ठीक है ना। अब जरा गौर फरमाइए, ये लूप इसका इधर है और इसका इधर है, नहीं? देखो ना, इसका करंट इधर आ रहा है यहाँ पे और इसका उधर जा रहा है, इसका उधर जा रहा है और इसका इधर आ रहा है, नहीं समझे क्या? सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सिमिलरली ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, सही है ना? बोलिए ना। तो अच्छा यहाँ पे भी देखो, ये इस साइड में ये ऊपर आ रहा है और ये किधर जा रहा है? ये नीचे। तो इसका मतलब कैंसिलेशन नहीं हो जाएगा करंट का? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कैंसिलेशन नहीं होगा? केवल आउटर, आउटर पे देखिए, आउटर पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, सही है। इसका मतलब हालांकि एडी करंट अंदर आएंगे हर जगह पे, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं बताओ? मैं कह सकता हूं एडी करंट मेरा कहां पे बनेगा? आउटर में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? जो इसकी जो क्रॉस सेक्शन की जो लेंथ आएगी वही तो आएगी, मतलब इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ मान लीजिए, टोटल पेरीमीटर देख लो ना इसका, नहीं समझे? तो इसकी विड्थ और इसकी ये एल मान लो, ये डी मान लो ना, ठीक है।
तो इसका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ रहेगी, एल क्या बनेगा इसका, एल क्या बनेगा है जी। चलो उसको छोड़ो यार, रेजिस्टेंस निकालने को छोड़ो, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही बनेगा, कुछ आएगा तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो कांस्टेंट में आ जाएगा, क्या कहते हो, ये तो मेरा कांस्टेंट में आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये बताओ जरा, ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर इंटू, इसको 2πf लिख दूं, 2πf स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर इज बाय रेजिस्टेंस। तो क्या बना बताओ जरा, ये बना ए स्क्वायर इंटू 4π स्क्वायर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 2r, बोले ना, सही है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं बताओ जरा, इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं, क्या, के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, इट इज सम कांस्टेंट, के ई सम कांस्टेंट। तो ये मेरा एडी करंट लॉस आ गया दोस्तों, ठीक है। तो पी एडी क्या आया, एडी करंट लॉस क्या आया बताइए, एडी करंट लॉस जो आया मेरे पास पी एडी कितना आया बताओ जरा, वो आया के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, और पी एच क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस, के एच एफ बी एम की पावर एक्स, सही है। अच्छा एक बात और बताइए, एडी करंट लॉस फिर किस पे डिपेंड कर रहा है देखा जाए तो, कांस्टेंट को देखो, फ्रीक्वेंसी को तो बाद में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में हालांकि इंडिपेंडेंट बनेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बेसिक अभी इसको कन्वर्ट करना अपने को। पहले मुझे बताइए, क्योंकि बीएम भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है, ठीक है, इसलिए हम अकेला फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, बट आपको ये कैसे पता कि बीएम मेरा कांस्टेंट है, वो भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है बीएम। आगे आप पढ़ेंगे कि बीएम मेरा फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी तो मत बोले, के ई में बताइए ना क्या है, बस के ई में देखना है मुझे, एरिया का स्क्वायर। अच्छा रो एल बाई ए में जो ये एरिया, ये कौन सा है, कौन सा क्रॉस सेक्शन, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एडी करंट, एडी करंट का जो क्रॉस सेक्शन है वो है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा एरिया है बताओ, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये तो उसका एरिया है। और ये क्या है, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो क्या बनेगा, वो कौन सा एरिया होगा, रो एल बाई ए में जिस लूप में करंट फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन होगा ना कुछ, क्योंकि हम तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं यार, रेजिस्टेंस समझिए ना क्या बनेगा। तो जिस क्रॉस सेक्शन में वो एडी करंट फ्लो कर रहा होगा, ये उसका एरिया बनेगा। पॉइंट को समझिए भाई, ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा तो इसका मतलब है अगर मैं एडी करंट लॉस को कम करने की कोशिश करूंगा तो 3-4 तरीके से कम कर सकता हूं। क्या, एक तरीका तो ये है कि इस एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करो। कम करने का क्या तरीका है बताओ, काट दो, ठीक है, काट दो, समझ आया। तो उससे क्या होगा, जो एडी करंट है वो इधर तो नहीं आ पाएगा, गैप हो जाएगा ना बीच में, ठीक है, गैप हो गया ना, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। मतलब जो विड्थ है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। तो आप क्या करो, इस विड्थ को ही क्या कर दो, कम कर दो, लूप ऐसे बन नहीं पाएगा पूरा, ठीक है, बीच में गैप आ जाएगा। अब यहां पे तो लूप बनेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, पाथ के रेजिस्टेंस को बढ़ाने का क्या तरीका है, सिलिकॉन ऐड कर दो, ठीक है, मटेरियल में सिलिकॉन ऐड कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, समझ आया, इससे एडी करंट लॉस कम होगा। इसीलिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, आपने नाम सुना होगा, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, CRGO सिलिकॉन स्टील, ठीक है। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन क्यों यूज किया बताओ, बिकॉज उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब ये क्या है, ग्रेन ओरिएंटेड या कोल्ड रोल्ड, एक हॉट रोल्ड होते हैं, कोल्ड रोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा रुक के, ठीक है। ग्रेन ओरिएंटेड का मतलब भी अलग होता है, बेसिकली वो ओरिएंटेशन होती है उनके एटम की, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। वो छोड़िए, उससे भी अगेन रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है, और परमिएबिलिटी पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग करते हैं कि एडी करंट लॉस को कम करने का क्या तरीका है, हम लोग इनकी स्टैंपिंग करते हैं, इनको लैमिनेट कर देते हैं, बीच में इनमें गैप बना देते हैं, ठीक है, इनमें गैप बना देते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया बताओ, दूसरा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, पाथ का सिलिकॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या फॉर्मूला आएगा, KE F स्क्वायर BM स्क्वायर, ये बनेगा मेरा एडी करंट लॉस का फॉर्मूला, ठीक है भाई। मैं रब कर दूं इसको, चलिए। तो हमने देखा कि एडी करंट लॉस क्या आएगा,
और हिस्टेरेसिस लॉस क्या आएगा, ठीक है। अब ये कोर लॉस है, ये दोनों लॉस किस में हो रहे हैं बताओ, कोर में। अब सुनो, क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकते, ये अलग अलग नहीं हो सकते, इनको अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूले तो बना दिए, लेकिन आपने फॉर्मूले तो अलग अलग करके दिखा दिए। हाँ, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोर के अंदर जो लॉस होंगे वो टोटल में होंगे, समझ रहे हो आप, कोई तरीका नहीं है इनको अलग अलग करने का। तो टोटल कोर लॉस जो आएंगे उसमें एक तो हिस्टेरेसिस लॉस आएगा और एक एडी करंट लॉस आएंगे, ठीक है। एक हिस्टेरेसिस लॉस होगा और एक एडी करंट, इनको अलग नहीं कर सकते। अब सुनिए मैं क्या करता हूं, ठीक है। जब देखिए मैंने आपको मटेरियल का बीएच कर्व बताया था, मैंने बोला था ये मेरा बीएच कर्व है, ये मेरा बीएच कर्व है। जब हमने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें हमने एडी करंट को नहीं देखा था। असल में एक काम करते हैं, इसी बीएच कर्व में मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, जब आप इसको मोटा कर देते हो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप, इसमें क्या होंगे, एडी करंट लॉस भी इंक्लूड हो जाएंगे। देखो ना इसका एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो गए, बढ़ गए। वो असल में मैंने क्यों बढ़ गए, वो मैंने क्या ऐड कर दिया उसमें, एडी करंट और ऐड कर दिया, आप समझ रहे हो। मतलब मैं एडी करंट को भी किसके अंदर ले रहा हूं, हिस्टेरेसिस के अंदर ही ले रहा हूं। तो उससे क्या होगा, ये लूप का जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका नाम लिख लीजिए, उसको बोलते हैं हिस्टेरो एडी करंट लूप, इसको बोलते हैं हिस्टेरो एडी करंट लूप और डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप, डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है भाई। डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप ये बनेगा, डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप। अगर मैं तो टोटल कोर लॉस पूछूं इस डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप के हिसाब से, तो क्या बनेंगे टोटल कोर लॉस, बताओ, बोले भी क्या आएंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम इनटू एफ इनटू क्लोज इंटीग्रल, बताइए ना क्या बनेगा, एच डी बी। और ये किसका क्लोज इंटीग्रल किस पे करोगे, इस लूप पे, कौन से पे, डायनेमिक, डायनेमिक लूप, डायनेमिक लूप पे क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे। ये मेरा क्या आएगा, टोटल कोर लॉस। मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूं, ये मेरा टोटल कोर लॉस बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज यहां पे मैंने एडी करंट लॉस को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो टोटल कोर लॉस ये दिखाएगा अपने को, ठीक है भाई। बोले कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, इससे जरा देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा एडी करंट को इंक्लूड करने से। अगर मैं बोलूं मेरा फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा एडी करंट मैं ना लेता तो करंट मेरा इतना होता, और अगर मैं एडी करंट लूंगा तो करंट मेरा ज्यादा होगा। समझ रहे मेरा पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका क्या इफेक्ट हुआ एडी करंट को हिस्टेरेसिस में ही ऐड करने का। डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप और जो पहले आपने हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था उन दोनों में क्या फर्क है, फॉर द सेम फ्लक्स वी नीड हायर करंट, ठीक है। सेम करंट के लिए, सेम फ्लक्स के लिए ज्यादा करंट डिमांड करेगा, ठीक है। एडी करंट का इफेक्ट देखो ना क्या आया। अगर एडी करंट में कंसीडर ना करूं तो मैं ये कह सकता हूं इतने फ्लक्स को पैदा करने के लिए ये करंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एडी करंट को और कंसीडर करोगे तो क्या बोलोगे बताओ, इतने ही फ्लक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इतना एक्स्ट्रा करंट और चाहिए। समझ आया, आपको ये बोलना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरा एडी करंट लॉस होता है, क्या होता है एडी करंट लॉस, और मेरा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो मटेरियल में दोनों लॉस एक साथ होंगे, ठीक है, और आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो। हालांकि हमने फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं, ठीक है, बट इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट है उनको जरा देखते हैं। आपको याद भी होगा कि हमने जब एक ट्रांसफॉर्मर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसमें हमने क्या देखा था बताइए। उसमें हमने देखा था कि कुछ पावर जा रही थी, कुछ एक्टिव पावर जा रही थी, कोई लोड भी नहीं लगा हुआ था। तो वो पावर कहां जा रही थी, वो पावर मेनली लॉस में जा रही थी, ठीक है। वो पावर लॉसिस में जा रही थी, ठीक है। लॉस हो रहे थे पावर में, ठीक है, उसमें लॉस हो रहे थे। कहां कहां लॉस हो रहे थे बताओ। एक तो कॉइल में, कॉइल का जो अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका जो कॉपर जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल लगी हुई थी उसमें लॉस हो रहा होगा। एक तो कॉइल में चले गए, लेकिन वो करंट इतना कम था कि मैं उस लॉस को क्या मान सकता हूं, नेग्लिजिबल, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो आपका जो 14 वोल्ट का जो लॉस हो रहा था वो मेनली कोर के अंदर हो रहा था, इसका मतलब। और कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी। तो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस हो रहे थे उस टाइम, ठीक है।
तो चलिए अब जरा मैं एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और उसको जरा देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा। तो मेरे पास मैं एक कोर डाल लेता हूं इसके अंदर। देखिए मेरे पास ये एन टर्न्स है, जैसे आप यहाँ पे एन टर्न्स बनाते ना, वही एन टर्न्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई आयरन कोर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर आयरन कोर डालूंगा और मैं इसको सप्लाई दूंगा एसी सप्लाई। तो अगर मैं एसी सप्लाई दूंगा तो आयरन के अंदर क्या पैदा होंगे बताओ जरा। आयरन के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा और एडी करंट लॉस भी होगा, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है ये लॉस, ठीक है, उसको जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास एक आयरन रोड है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। एक आयरन रोड मेरे पास चाहिए थी मुझे, एक हमारे पास एक पतली आयरन रोड होती थी, ठीक है जी, नहीं एक और पतली आयरन रोड होती थी। एक बार जरा चेक करेंगे, मैं जरा एक आयरन रोड थी हमारे पास भाई, वो मैं ले लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों मेरे पास ये आयरन रोड है, ठीक है जी। मैं इस आयरन रोड से आपको दिखाऊंगा, हालांकि ये बहुत पतली है। तो देखिए मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा एक पानी की बोतल भी चाहिए, सो दैट मैं इसकी हीट को मैं देख सकूँ। तो मेरे पास एक पानी की बोतल है, तो मैं उसमें से जरा आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, तो मे बी मैं आपको पानी के इफेक्ट से उसका टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इसके अंदर ये गर्म होता है, ठीक है। दूसरा आप इसकी पावर की रीडिंग आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं जो लॉस आप देखोगे ना यहाँ पे, वो सारा लॉस एडी और हिस्टैरिसीस का नहीं है जो इस कोर के अंदर होगा, वो आपका इस कॉइल के अंदर भी लॉस होगा। इसका जो कॉइल है ना, जो इसके अंदर जो टर्न्स लगी हुई हैं, उसका जो कॉइल होगी उसमें भी लॉस होगा। तो अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो सप्लाई आई है ये मेरे पास, हाँ जी, ये जो सप्लाई है फिलहाल ये यहाँ पे आ गई, इस पोर्ट में आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप जरा देखिए इसमें दो तीन चीजें आप इफेक्ट देख पाएंगे। पहला इफेक्ट आप क्या देख पा रहे हो, पावर कितनी ले रहा है ये, ऊपर सबसे ऊपर पावर है 340 वोल्ट, वोल्टेज 221 है और करंट कितना है 2.21। तो करंट इसमें 2.21 एम्पियर आ रहा है। उससे जो लॉस हो रहा है वो मे भी मैं मान सकता हूं कि जो वायर है उसके अंदर ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। सारा का सारी जो पावर जा रही है वो इसके अंदर जा रही है, इसके कोर के अंदर जा रही है। इसका मतलब कोर जो है वो क्या हो रही होगी बताओ, जो इसके अंदर आयरन कोर है, ये वाली, ये जो आयरन कोर है इसके अंदर जा रही है। इसका मतलब कोर क्या हो रही है बताओ, इससे हीट अप हो रही है, इसका मतलब कोर गर्म हो रही होगी। अब उस कोर के अंदर कौन से लॉस हो रहे होंगे, हिस्टैरिसीस एंड एडी। बट जरा नोटिस कीजिए कि पावर तो कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है। कितनी होगी अब बताओ, 318, पहले कहां से शुरू की थी 340 से। अब क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पावर कम क्यों होती जा रही है। वो इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि जब ये कोर गर्म होगी, तो जब कोर गर्म होगी तो कोर का जो एडी करंट का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो तो मेटल का रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। मेटल गर्म होती है तब रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है कि घटता है, मेटल का, मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब मेटल में रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है बताओ जरा, मेटल का रेजिस्टेंस जिसमें एडी करंट फ्लो कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। और अगर एडी करंट जिस मेटल में फ्लो कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो उसमें जो पावर लॉस होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एडी करंट की वैल्यू फिर कम होती जाएगी। धीरे धीरे एडी करंट इसके अंदर क्या होते जा रहे हैं, कम, और एडी करंट की वजह से जो पावर लॉस होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या देखा आपने, यहाँ पे जो लॉस है धीरे धीरे वो एडी करंट लॉस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और कौन से लॉस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे। कौन से लॉस अब सस्टेन किए हुए हैं, हिस्टैरिसीस। लेकिन ये तो ऐसा तो चलता जाएगा। अब जरा देखो कितना हो गया पावर, 294, पहले कितना था 340। इसका मतलब काफी हद तक कम होगी ये पावर, ठीक है। धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे जैसे मेटल गर्म होती जाएगी वैसे वैसे पावर आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। और अंदर वाली मेटल क्या होती जाएगी बताओ, गर्म होती जाएगी, अंदर वाली मेटल हीट अप होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हिस्टैरिसीस एडी मैं अलग अलग करके नहीं दे सकता, मैं इस लॉस को अलग अलग करके नहीं बता सकता कि कितना होगा। हाँ फॉर्मूले के हिसाब से तो बता सकता हूं, बट नेचर एज ए होल इसको अलग अलग करके नहीं देखती है, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है इसको मैंने अंदर डाले हुए, अब जरा समय आ गया इसको देखने का कि कितना गर्म हुई है ये, ठीक है। तो मैं जरा इसको ऑफ कर दूं, चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं, मैं इस रोड को निकालता हूं। तो ये बहुत गर्म है और सही बताऊं तो मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता,
ठीक है। मैं अगर मैं कॉर्नर से पकड़ा हूं वो एक अलग बात है, क्योंकि कॉर्नर इतना गर्म नहीं है, अंदर से बहुत गर्म है। जरा देखिएगा, मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र जी थोड़ा इधर की तरफ लेके आए, और मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये बहुत गर्म है, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल रहा हूं, तो बेसिकली ये बहुत गर्म है, ठीक है। और ये कौन सी हीटिंग थी बताइए, इसको हम कौन सी हीटिंग बोलेंगे बताओ? इंडक्शन हीटिंग। तो एडी प्लस हिस्टेरेसिस दोनों था इसमें, ठीक है। इसमें एडी प्लस हिस्टेरेसिस दोनों था। चलिए दोस्तों, तो मैं इसको जरा रोड को रख देता हूं क्योंकि थोड़ी गर्म है, ठीक है। तो हमने देखा यही चीज आपको मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी दिखाया था वहां पे, लेकिन आपने एक अलग तरह से देखा था। वहां पे आपने इसको रेजिस्टेंस के हेल्प से हमने इसको एनालाइज किया था कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है मेटल का, ठीक है। तो इस वजह से पावर भी थोड़ी सी डाउन आ रही थी। वही चीज मैंने आपको दोबारा बताई है, बट इस बार हमने लॉसेस को भी कंसिडर किया है, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है भाई, वो हमने देखा। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं। अब चलो देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हमें करने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। बट एक दो कंसेप्ट और जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगला केस देखिए, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर, ठीक है। कोर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, कि कोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर लिखिए, ठीक है। कोर को की मॉडलिंग कैसे करते हैं, या मॉडलिंग ऑफ कोर आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे मॉडल करें कोर को, कैसे हम मे बी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये कोई आयरन कोर है, या मे बी कोई भी आप फेरोमैग्नेटिक कोर लगा लो, और ये मैंने आपको इसको सप्लाई दी है, ये मेरी सप्लाई है इसमें, ठीक है जी। अब ये सप्लाई मान लीजिए मेरी प्योर साइन वेव है, मान लीजिए सप्लाई मेरी प्योर साइन वेव है, ठीक है। मैं प्योर साइन वेव सप्लाई दे रहा हूं, मतलब वोल्टेज को मत मानिए साइन वेव, चलिए छोड़िए वोल्टेज को नहीं रहने दीजिए, बस ये मान लो कि साइनसॉइडल सप्लाई है, ठीक है। जो मेरा फ्लक्स आ रहा है मैं उसको मान लेता हूं, चलो साइन वेव, जो मेरा फाई टी है मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरा फ्लक्स है ये मेरा प्योर साइन वेव है, जो फाई टी है वो है कुछ इस तरह का। फ्लक्स है मेरा फाई एम, और फाई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह का फ्लक्स है फाई टी। ये मेरा टाइम के साथ बदल रहा है अभी फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा फाई एम साइन ओमेगा टी मेरा फ्लक्स है, करेक्ट है। अब सुनो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि बी एच कर्व नहीं है मेरा, कौन सा बताओ, हिस्टेरेसिस, नहीं सॉरी, मेरा हिस्टेरेसिस कर्व नहीं है, मेरा जो बी एच कर्व था वर्जिनल कर्व, मैं उसको कंसिडर करके चल रहा हूं कि भाई मान लीजिए कोर का हिस्टेरेसिस नहीं है मान लीजिए, ठीक है। मतलब मैं अगर केवल बी एच कर्व को कंसिडर करके चलूं, उससे जरा देखते हैं कि कोर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सिर्फ बी एच कर्व लेके चलूं, मान लीजिए ये मैंने कर्व लिया, इसका कोर को मैंने रिप्रेजेंट किया, कोर का जो बी वर्सेस एच कर्व था वो मान लीजिए मैंने इस तरह का लिया, सही है। अभी आप ही कह सकते हो दिस इज द फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व, एक ही बात है, फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व। और ऐसा ही नेगेटिव में भी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ये हमारा पहला स्टेप रहेगा चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, पहला स्टेप रहेगा हमारा, ठीक है भाई। ये मेरा फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व। अब जरा देखते हैं भाई कि सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स मेरा प्योर साइन वेव है, तो फ्लक्स मेरा कुछ इस तरह का है, फ्लक्स मेरा इस तरह का है दोस्तों, ठीक है जी। मुझे देखना करंट कैसा आएगा। फ्लक्स मैंने प्योर साइन वेव दिया, फाई एम साइन ओमेगा टी, मान लीजिए फ्लक्स मेरा प्योर साइन वेव है, तो मैं देखना चाहता हूं जो करंट डिमांड हो रही है वो कैसा करंट डिमांड हो रहा है, आई जो डिमांड हो रहा है आई टी, वो किस तरह का डिमांड हो रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है। उसको जरा मुझे समझना है भाई। तो देखिए दोस्तों कैसा करंट डिमांड होगा।
अच्छा फ्लक्स बनता कैसे जरा बताएंगे, फ्लक्स कैसे कहां से आया? एक बार फ्लक्स को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार एक स्टेप और मैं देख लेता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं देखना चाह रहा हूं, ठीक है? देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, अगर फ्लक्स मेरा फाइव एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ की जो वोल्टेज बनेगी वो क्या बनेगी? ये जो पोलैरिटी की वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी एन डी फाई टी बाई डी टी। पोलैरिटी मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, पोलैरिटी तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। क्या है? एन डी फाई टी बाई डी टी। ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई टी, और क्योंकि पैरेलल में है ये सप्लाई वोल्टेज के, तो यही मेरा क्या हो जाएगा बताओ जरा? वी टी या वी एस टी आप कह सकते हो, सप्लाई वोल्टेज वी एस टी। सही है भाई? तो वी एस टी मेरा ये आएगा अगर फ्लक्स मेरा ये है तो इसका मतलब अगर मैं वी एस टी की वैल्यू देखूं तो क्या बनेगा? वो बनेगा एन फाई एम साइन का क्या बनेगा बताओ जरा? ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। सही बात है। और कोस को अगर मैं साइन की टर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ जरा? कोस को साइन की टर्म में कैसे लिखूंगा बताओ? वी एस टी जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा? एन फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। क्या कहते हैं? सही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो सप्लाई वोल्टेज होगी वो मेरी जो फ्लक्स होगा उससे क्या करेगी? 90 डिग्री लीड करेगी। तो अगर मैं फेजर फॉर्म में दिखाऊं तो फ्लक्स को अगर मैं इधर दिखाऊंगा फाई एम को, तो जो वोल्टेज मेरी सप्लाई वोल्टेज होगी वो इधर की तरफ होगी। सही बात है। अगर मैं फेजर फॉर्म में दिखाऊं तो फ्लक्स मेरा अगर इधर आ रहा है तो सप्लाई वोल्टेज मेरी इधर आएगी। बोलिए, सप्लाई वोल्टेज मेरी 90 डिग्री लीड करेगी। क्या कहते हैं? 90 डिग्री मेरा लीड करेगी। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो अब जरा देखिए, अब जरा करंट को भी देख लेते हैं। करंट की वेव शेप कैसे आएगी अगर मैं बीएच कर्व को कंसीडर करके चलूं। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा फ्लक्स और करंट का कर्व कुछ इस तरह का है, ये रिलेशन है। मैं हिस्टैरिसीस को नहीं मान रहा हूं, मैं इसी कर्व पे मानो, किसी पे इंक्रीज होगा इसी पे डिक्रीज होगा, ठीक है? यही कर्व मैं फॉलो कर रहा हूं। चलो जरा देखते हैं इससे। तो मान लीजिए मेरा फ्लक्स प्योर साइन वेव है कुछ इस तरह का। फ्लक्स मेरा प्योर साइन वेव है, ये फाई टी मैंने बना दिया, ये मेरा फ्लक्स है फाई टी। अब जरा करंट की वेव शेप देखते हैं। तो पहले तो एक बार मैं जरा इसको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरह का है, और ये जो नेगेटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला यहाँ पे ले आया मैं। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का। अब सुनिए, यहां तक अगर मैं यहां तक नोटिस करूं तो यहां तक तो y इज इक्वल टू एम एक्स रिलेशन फॉलो होगी। यहां तक क्या फॉलो होगा बताएंगे? स्ट्रेट लाइन है ये, तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स रिलेशन नहीं होगी, तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? m इंटू आई। फ्लक्स है मेरा फाई एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट रहेगा, स्लोप इंटू आई टी। नहीं, तो यहां से आई टी क्या आएगा बताओ जरा? वो आएगा फाई एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय एम। इसका मतलब अगर मेरा फ्लक्स साइनोसॉइडल है तो करंट भी क्या बन जाएगा? आई एम बन जाएगा, वो भी साइनोसॉइडल ही रहेगा यहां तक। इसका मतलब सेम फेज में आएगा, यहां से लेके यहां तक, बल्कि मैं तो कहूंगा यहां तक, नीचे भी तो है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स रिलेशन कहां तक है बताओ ना? y इज इक्वल टू एम एक्स रिलेशन यहां से लेके यहां तक है भाई, स्ट्रेट है ना। तो इसका मतलब इस रीजन में जब फ्लक्स रहेगा, इस रेंज में फ्लक्स की हाइट इस रेंज में रहेगी, तो करंट भी साइनोसॉइडल रहेगा, ठीक है? तो ये रेंज बना लो ना यहां से यहां तक। जरा देखिए, ये मेरी एक्स्ट्रा रेंज है, बस इस रेंज में फॉलो नहीं करेगा, एक इस रेंज में फॉलो नहीं करेगा करंट, बाकी रेंज में क्या करेगा? करंट साइन वेव को फॉलो करेगा। सही है। तो एक काम करता हूं, मैं साइन वेव को एक बार बना लेता हूं, करंट को इस तरह बना रहा हूं मैं, सेम फेज में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी साइन ही है। एक बार ये बना लेता हूं, एम्पलीट्यूड हालांकि थोड़ा अलग है। तो ये मेरा करंट आएगा, एक मिनट के लिए मान लीजिए। तो साइन वेव को तो केवल इस रेंज में फॉलो करेगा, ये इस रेंज में डार्क दिखा रहा हूं, इस रेंज में फॉलो करेगा साइन वेव को। तो पॉइंट को समझिए भाई, ये रेंज में मेरा साइन वेव आएगी, समझ रहे हो? क्यों भाई? क्योंकि इस रेंज में फ्लक्स मेरा इस टाइम तक देखो ना, इतने यहां से लेकर 0 से लेकर टी नॉट टाइम तक क्या हो रहा है? 0 से लेकर टी नॉट टाइम तक फ्लक्स इतना राइज हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन इस रेंज में है, बस यहां से लेकर यहां तक इतने टाइम। तो इतने टाइम तक करंट भी क्या रहेगा? साइन वेव रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था ना, y इक्वल टू एम एक्स, ये रिलेशन फॉलो हो रही थी। बट इस टाइम के बाद देखिए,
फ्लक्स मेरा अब यहां से यहां पे आया, तो करंट क्या हुआ बताओ जरा? करंट एकदम से यहां से लेके यहां तक राइज हुआ। नहीं देखो, पहले यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स राइज हुआ, इतना राइज हुआ फ्लक्स, तो करंट इतना राइज हुआ। करंट ज्यादा राइज नहीं हुआ, इतना राइज हुआ करंट। अब अचानक से क्या हुआ बताओ जरा? हल्का सा फ्लक्स हो राइज हो रहा है यहां तक, यहां से लेके यहां तक, लेकिन करंट कितना राइज हो रहा है? डबल। नहीं, करंट तो इसका मतलब साइन को नहीं फॉलो कर रहा। अब जितना ये राइज हुआ था, जितना यहां तक राइज हुआ था, उतना ही और फर्दर ऊपर चढ़ गया। समझ आया मेरा पॉइंट? करंट अब इस तरह का आ रहा है। पॉइंट को समझिए भाई, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट मैं क्या कर रहा हूं? तो करंट अब मेरा इस तरह का आएगा। सिमिलरली यहां पे साइन वेव को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे देखो फ्लक्स यहां से यहां तक आया, तो करंट मेरा कितना, आपका एकदम से कितना राइज हो गया करंट एकदम से यहां से लेके यहां तक चला गया, नहीं नेगेटिव साइड में। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पहले ये बताओ, ठीक है? इसको बोलते हैं पीकी करंट, ठीक है? तो करंट मेरा पीकी नेचर का आएगा, कुछ इस तरह का करंट आएगा दोस्तों। ये हमारा पहला स्टेप है चीजों को देखने की तरफ, ठीक है? अब मुझे एक बात है, ये पीकी करंट कब आता है? देखो करंट मेरा पीरियोडिक तो है, करंट मेरा पीरियोडिक है, ठीक है, बट प्योर साइन वेव नहीं है। अब आओ आइए फोरियर के पास, फोरियर के पास जाइए, फोरियर को बोलिए कि भाई जनाब बताओ ना ये क्या हुआ। तो फोरियर, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल में फोरियर डील करता है, तो जब हम फोरियर के पास गए और हमने पूछा कि इस तरह का वेव हमारे पास आ रही है, तो फोरियर ने हमें क्या बताया? फोरियर ने हमें बताया क्योंकि ये साइन वेव है, नहीं सॉरी, क्योंकि ये साइन वेव नहीं है और क्योंकि ये पीरियोडिक है और साइन वेव नहीं है, तो इसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे। समझ आया? और क्योंकि इस वेव के अंदर ओड हाफ वेव सिमेट्री है। अब आप बोलोगे सर ये ओड हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है? ठीक है, अगर कोई वेव इस तरह की हो, किसी टाइम टी पे उसकी वैल्यू देखो और फिर t/2 पे वैल्यू देखो, t + t/2 पे, आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए, पॉइंट जो हाइट है टी पे, जो हाइट है वो देखो, और कहां पे हाइट देखो बताओ? टी उस पॉइंट से t/2 लेंथ आगे या t/2 लेंथ पीछे, अगर हाइट एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाए, इसका मतलब क्या है वो बताओ? वो वेव कैसी है? ओड हाफ वेव सिमेट्री, ओड हाफ वेव सिमेट्रिक, वो वेव आपकी ओड हाफ वेव सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस वेव के अंदर कौन से हार्मोनिक्स होंगे? ओड हार्मोनिक्स होंगे। तो फोरियर कहता है कि इस वेव के अंदर ये ओड हाफ वेव सिमेट्री। अब आप बोलोगे कैसे सर ओड हाफ वेव सिमेट्री? देखिए मैं बताता हूं, ये पूरा टी है यहां तक का, ये टाइम पीरियड टी है यहां तक का, सही बात है। अब अगर ये मेरा टी है, तो ये कितनी लेंथ है बताएंगे? ये वाली लेंथ t/2, तो t/2 लेंथ तो मुझे पता चल गई। अब एक काम करिए, आप t0 पे हाइट देखिए इस वेव की, और फिर इसी पॉइंट से कितना आ गया हो? t/2 आ गया हो, यहां पे पहुंच जाओगे। यहां पे देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल ऑपोजिट है। सिमिलरली आप ये टाइम ले लो बीच वाला, यहां पे ये हाइट है, अब इससे t/2 आ गया हो, इतना ही हाइट क्या है? नीचे है। समझ आया? इसका मतलब इस वेव में क्या है बताओ जरा? ओड हाफ वेव सिमेट्री है। अगर ओड हाफ वेव सिमेट्री है तो इस वेव के अंदर कौन से हार्मोनिक्स होंगे? ओड हार्मोनिक्स होंगे। और इटसेल्फ ये वेव भी ओड वेव है, क्योंकि जब आप इस इधर की तरफ देखोगे ना, तो इधर की तरफ इसका ऑपोजिट पोर्शन आएगा, क्या कहते हो? ऐसे नहीं आएगा, और ऐसे ये पीकी बनेगी इधर भी, तो ओड वेव है। तो सिग्नल मेरा ओड भी है और उसके अंदर क्या है बताओ जरा? ओड हाफ वेव सिमेट्री भी है। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी टर्म्स होंगी बताओ? साइन टर्म्स होंगी और ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब ये जो करंट आएगा IT, ये पहले तो पीकी नेचर का आएगा। पीकी नेचर का होने का मतलब क्या है? इसके अंदर ओड हार्मोनिक्स साइन टर्म्स आएंगी इसके अंदर, इसके अंदर ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स होंगी। सही है भाई? इसके अंदर ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स होंगी। क्लियर है? हालांकि इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, पीकी करंट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बना? मतलब अगर मैं इसको जरा एनालिसिस करूं इस करंट का 1 मिनट के लिए, पीकी कैसे बनता है जरा देखिए। साइन वेव मेरी ये होती है, प्योर साइन वेव अगर मैं देखूं तो प्योर साइन वेव मेरी ये है। अगर मैं इस वेव में थर्ड हार्मोनिक ऐड कर दूं, सोचिए इस तरह का, ये मेरा थर्ड हार्मोनिक है। मतलब जब यहां की एक साइकिल पूरी हुई है पूरी वेव की, तो इसकी कितनी साइकिल पूरी होगी? 1 2 3, इसका अंदर 3 गुना फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को, तो बताओ बीच वाले हिस्से में क्या हो गया बताओ? दोनों ये ऐड नहीं हो जाएगा, सुपर इंपोज हो गया। सुपर इंपोज हो गया तो क्या बनेगा बताओ जरा?
यहां तक तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और बीच वाले हिस्से में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। नहीं तो इस तरह की वेव नहीं बनेगी क्या, बताइए ना, बोले ना, सही है। तो कुल मिला के जो पी की वेव होती है वो उनमें क्या, कौन से हार्मोनिक डोमिनेट करते हैं, थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब इसमें थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है। खैर वो बाद में देखेंगे हम लोग उसको एक्साइटेशन डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं कुछ और देखना चाह रहा हूं, मैं कोर का रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहा हूं। मुझे एक बात आई, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं मुझे सिर्फ फंडामेंटल देखना है। इसका जो फंडामेंटल आएगा वो कौन सा, कैसा आएगा, वो साइन वेव ही आएगा ना। इसके अंदर जो फंडामेंटल आएगा वो कौन सा आएगा, मैंने बताया ना, ओड हार्मोनिक कौन सी वेव आएंगी, साइन टर्म्स आएंगी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो करंट का वो कौन सा आएगा, बताओ, साइन वेव आएगी। मुझे सिर्फ केवल उसी को देखना है। मैं हार्मोनिक को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं कि थर्ड हार्मोनिक ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, मान लीजिए। इसका मतलब जो करंट आएगा वो भी कौन सी वेव का आएगा, वो साइन के फेज में है, फ्लक्स के फेज में है। क्या कहते हो, फ्लक्स भी तो साइन वेव था, तो जो इसका फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी साइन वेव आएगा। इसका मतलब वो क्या होगा, वो फ्लक्स के फेज में होगा, सही है। तो इसका मतलब अगर आपका फ्लक्स इधर है तो करंट भी किधर आएगा, जो करंट कोर डिमांड कर रही है। कोई लोड नहीं लगा हुआ, ध्यान से देखो, कोई लोड नहीं लगा हुआ। तो जो कोर फ्लक्स डिमांड कर रही है, उस फ्लक्स को देने वाला जो करंट आएगा, जो ये वाला करंट आई टी, वो भी इधर ही होगा। और इस करंट को मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोल रहा हूं, क्योंकि ये फ्लक्स की डिमांड है। इस फ्लक्स को सेटअप करने की डिमांड है, उसकी वजह से आया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो इसका मतलब कोर को रिप्रेजेंट कर, या फिर एक्साइटिंग करंट बोल दो, चलो अभी के लिए तो एक्साइटिंग भी बोल सकते हो, हालांकि बाद में आप एक्साइटिंग करंट को अलग अलग करोगे, देखना हिस्टैरिसीस को जब आप कंसीडर करोगे तो एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करंट को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बट फिलहाल मैं क्या कह सकता हूं, फिलहाल मैं कह सकता हूं ये करंट मेरे डिमांड है। और ध्यान से देखो, ये करंट वोल्टेज से कितने डिग्री पे है बताएंगे, 90 डिग्री लैगिंग है, और फ्लक्स के फेज में है, फ्लक्स के मेरे फेज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोर को रिप्रेजेंट करूंगा तो कोर में जो करंट आ रहा है, कोर जो करंट को डिमांड कर रही है वो ये करंट को डिमांड कर रही है। कोर जिस करंट को डिमांड कर रही है वो इस करंट को डिमांड कर रही है, और ये वोल्टेज से क्या है बताओ, 90 डिग्री लैगिंग है। अब आप बताओ, अगर इसकी मॉडलिंग करोगे कोर की, तो सर्किट एलिमेंट कौन सा ऐसा होता था जिसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग होता था, इंडक्टर। इसका मतलब कोर को किससे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आया। तो अगर मैं केवल BH कर्व को लेके चलूं और अगर मुझे कोर को रिप्रेजेंट करना है तो कोर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, कोर को सिंपल एक इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए इस इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, LM, तो वो LM कैसे निकालोगे, आपको करंट की वैल्यू पता है, आपको वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो वोल्टेज डिवाइड बाई IE फेजर में कर दो, वो होगा J ओमेगा LM, J ओमेगा LM, नहीं समझे तो ओमेगा को इधर ले आओ, या ओमेगा LM लिख लो ना, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं इसका, ठीक है भाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा। कोर का रिप्रेजेंटेशन ये बनेगा, इसको नोट कीजिए दोस्तों। तो कोर का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि कोर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं BH कर्व अगर मैं लेता हूं, मतलब हिस्टैरिसीस को कंसीडर नहीं करता हूं, तो ठीक है, तो इस तरह से कोर की मॉडलिंग करेंगे। समझ आया भाई, बोले कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि किस तरह से हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, लैगिंग 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे करंट कहां पे आता है, वोल्टेज से। कौन से एलिमेंट में 90 डिग्री लैग करता है, इंडक्टर में, ठीक है। तो कोर को इंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी एक और बात देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको मैंने नेटवर्क थ्योरी में पावर समझाई थी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। करंट का कौन सा कंपोनेंट एक्टिव पावर लेके आता है, करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में होता है, और जो 90 डिग्री पे होता है वो कौन सी पावर लेके आता है, रिएक्टिव। अब देखो, ये करंट तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग कर रहे हैं, लैगिंग है, तो इसका मतलब कौन सी पावर लेके आएगा, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर लेके आएगा। समझ आया, ये एक्टिव पावर नहीं लाएगा। इसका मतलब कोर के अंदर लॉस होगा क्या, कोई नहीं जी, कोई लॉस नहीं होगा कोर के अंदर, फिलहाल कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब ये तो आइडियल सिचुएशन को दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हम आइडियल सिचुएशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है बताओ, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो आपका लॉसेस होते हैं, कोर लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होते हैं। बट अगर मैं BH कर्व को कंसीडर करके चलूंगा एक मिनट के लिए, तो BH कर्व के लिए अगर देखूंगा तो कोर को सिर्फ इससे रिप्रेजेंट करेंगे, LM से, ठीक है भाई। ये कोर का रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं,
चलें आगे, अगर मैं BH कर्व को कंसिडर करूं तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सोचिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं हिस्टेरेसिस को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं हिस्टेरेसिस को कंसिडर करूं तब क्या कोर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब कोर का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, तो वो भी जरा देख लेते हैं। अगर आप हिस्टेरेसिस से अगर आप हिस्टेरेसिस का केस ले रहे हो तो कोर की मॉडलिंग देखते हैं। अगर मैं हिस्टेरेसिस को साथ में लेके चलता हूं तो वो जरा देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगर मैं हिस्टेरेसिस का असर लूं तब जरा देखते हैं क्या होता है। तो वो मुश्किल नहीं है, वो भी बड़ा आसान है। देखिएगा, अब सुनिए क्या हो रहा है मेरे पास। अब मैं फ्लक्स और करंट के बीच ये कर्व लेके चल रहा हूं, हिस्टेरेसिस लूप लेके चल रहा हूं। अब ये लूप लेके चल रहा हूं। अच्छा, लूप जितना पतला होगा उतना लॉसेस क्या होंगे बताओ, उतने लॉसेस मेरे कम होंगे। जितना मेरा पतला लूप होगा उतने लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि स्टील में होता है, आयरन का लूप थोड़ा मोटा होता है, स्टील का पतला होता है और थोड़ा इधर की तरफ टिल्टेड भी होता है। आयरन स्टील का अगर आप देखोगे ना तो स्टील का पूरा पतला सा होता है, ऊपर की तरफ उठा होता है। इसका मतलब क्या है, उसकी परमिएबिलिटी एक तो हाई है क्योंकि इनका स्लोप ऊपर आ गया ना, परमिएबिलिटी एक तो हाई होगी और इसका ये एरिया भी कम है। एरिया कम है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होंगे बताओ, वो भी कम होंगे क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ द कोर एंड एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप पे डिपेंड करता है ना, तो वो कम होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जरा देखिए। अब सुनिए, मैंने हिस्टेरेसिस का केस में कंसीडर कर रहा हूं और मैं ये मान रहा हूं कि फ्लक्स मेरा प्योर साइन वेव है। फ्लक्स में मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लूं कि प्योर साइन वेव है। इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा आगे आगे आप देखिएगा, आगे हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। खासकर 3 फेज ट्रांसफर जब आप आओगे तो आपको हम पढ़ाएंगे कि भाई इनका क्या अफेक्ट होता है, इसकी वजह से हार्मोनिक कौन कौन से आएंगे, ठीक है, कैसे, मतलब ये बड़ा रूप ले लेगा। बट फिलहाल मैं आपको अभी बेसिक लेवल का समझा रहा हूँ कि कोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। अब चलिए मैं BH कर्व ले रहा हूँ, मान लीजिए, सॉरी हिस्टेरेसिस लूप ले रहा हूँ मैं, और ये मेरा फ्लक्स है और ये मेरा करंट है। और ये क्या है मेरा बताओ जरा, ये मेरा फाई टी मैंने मान लिया कि प्योर साइन वेव है। अब जरा देखते हैं करंट कैसा आएगा, उसको जरा देखते हैं, करंट को देखते हैं, ठीक है, करंट को देखते हैं। ठीक है, सुनिए भाई करंट को कैसे देखें। देखो दोस्तों, सबसे पहले करंट राइज कर रहा है, तो राइजिंग कर्व कौन सा है, ये तो फॉलिंग कर्व है, राइजिंग कर्व ये है। आप मुझे बताइए, जब फ्लक्स मेरा 0 है तो इस हिस्टेरेसिस में कौन सा पॉइंट है जहां पे फ्लक्स 0 आ रहा है, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट है जहां पे फ्लक्स 0 है। बट करंट मेरा राइजिंग है 0 से, तो राइजिंग है तो कौन सा होगा, ये कि ये तो तब है जब करंट मेरा क्या हो, नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, फॉलिंग के टाइम है ये तो इसका मतलब यहां पे है। तो आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा फ्लक्स 0 होगा तो क्या करंट 0 है, क्या करंट 0 नहीं है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। क्यों इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहां पे फ्लक्स 0 है और फ्लक्स 0 ये इन्हीं 2 पॉइंट पे है, तो या तो ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला करंट मेरा जो फ्लक्स है वो राइजिंग फ्लक्स है। अब राइजिंग फ्लक्स कहां पे है, यहां पे तो फॉलिंग फ्लक्स है, यहां पे तो फ्लक्स फॉल कर रहा है, यहां पे राइजिंग फ्लक्स है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, करेक्ट है। और यहां पे आप सोचिए कि करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, कुछ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब करंट को पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, सही है। अब बताइए, अब यहां तक तकरीबन लीनियर है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक तकरीबन लीनियर है। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, करंट जो है वो इस पॉइंट तक कैसे चलेगा, वो मतलब इस तरह का चलेगा यहां तक। उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, उसके बाद फ्लक्स हल्का सा बढ़ रहा है, थोड़ा ही बढ़ रहा है फ्लक्स, जबकि करंट कितना बढ़ गया बताओ जरा, फ्लक्स मेरा कम बढ़ा है जबकि करंट क्या हुआ बताओ ना, करंट मेरा एकदम से राइज हो गया, करंट मेरा एकदम से पीक ले गया, ठीक है भाई, यहां पे था करंट एकदम से पीक ले गया, क्लियर है, बोलिए ना। अच्छा, उसके बाद जब वापस आ रहे हैं, तब जब वापस आ रहे हैं तो पहले कौन 0 का, फ्लक्स देखो इतना पॉजिटिव है, फ्लक्स मेरा स्टिल पॉजिटिव है, यहां पे ध्यान से देखना, फ्लक्स मेरा यहां पे पॉजिटिव है,
इसका मतलब इसी पॉइंट पे जहां पे जब मेरा फ्लक्स पॉजिटिव था, करंट मेरा क्या हो चुका है बताओ जरा, करंट मेरा जीरो हो चुका है। करंट फॉलिंग टाइम देखो ना, यहां तक राइज हुआ करंट, पीक वैल्यू तक गया, इतनी वैल्यू, ये मेरी करंट की वैल्यू है, यहां तक ये पीक वैल्यू, यहां पे ये आ गई। अब जब फ्लक्स मेरा वापस आ रहा था, जब फॉल कर रहा था फ्लक्स, तो करंट मेरा वेरी वेरी फास्ट रेट से फॉल करेगा, और जब फ्लक्स मेरा कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, उसी टाइम करंट क्या हो चुका होगा बताओ, जीरो हो चुका होगा, ये जीरो हो चुका। सही है भाई। उसके बाद जब फ्लक्स जीरो हुआ तब करंट क्या हुआ, फ्लक्स जब यहां पे जीरो हुआ, करंट क्या हो चुका है फिर कुछ नेगेटिव, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव, मतलब मैंने सिमेट्रिक नहीं बनाया बट सिमेट्रिक होगा, उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका करंट मेरा क्या हो चुका होगा, करंट मेरा कुछ नेगेटिव हो चुका, जितना ये पॉजिटिव था ना उतना ही यहां पे अब नेगेटिव हो चुका है। समझ आया? क्लियर अभी बोलिए। उसके बाद बताइए, उसके बाद फ्लक्स नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहा है, करंट भी आपका, और ये पी की बनेगा ही कुछ इस तरह का, नहीं समझे क्या, जैसा यहां पे था यार, बता दो यार, इस तरह का आएगा। उसके बाद बोलिए अगेन फिर से बढ़ना शुरू कर रहा है, तो आप बताइए फ्लक्स जब कुछ नेगेटिव है तभी करंट क्या हो चुका है, फ्लक्स देखो यहां पे नेगेटिव आ रखा है कुछ, लेकिन करंट क्या आ चुका है बताओ जरा, इस पॉइंट पे करंट जीरो नहीं है क्या, इसका मतलब कुछ नेगेटिव फ्लक्स है, उसी पॉइंट पे करंट मेरा क्या हो चुका है, जीरो, यहां पे जीरो हो चुका है। ठीक है भाई। तो इस तरह का कर्व बनेगा, ये ध्यान से देखिएगा, फिर से यहां तक कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से ऐसा जाएगा, ठीक है, मतलब फिर से वेव रिपीट करेगी। तो इस बार करंट मेरा जो है ड्यू टू हिस्टेरेसिस आपका इस तरह का बनेगा, हिस्टेरेसिस की वजह से इस तरह का करंट बनेगा। सही बात है। अब जा देखते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ जाए थोड़ा सा, चले भाई। अब जा देखते हैं आगे क्या होगा, सुनिए अब इसकी वजह से क्या होगा। अगर मैं इस करंट को एनालाइज करूं तो इस करंट के अंदर दो हिस्से हैं, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीजें? जो पहले करंट आया था बीएच कर्व की वजह से, अगर आपको याद हो, इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूं तो दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं। जरा देखिए कैसे। मैं ये बोलूंगा कि इस करंट के अंदर दो कंपोनेंट है। कौन कौन से दो कंपोनेंट है वो जरा देखते हैं। एक कंपोनेंट तो ये है, देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से समझना भाई, नहीं तो बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। एक कंपोनेंट तो ये है, एक कंपोनेंट तो ये वाला है कोसाइन वेव, एक कंपोनेंट तो ये है। देखो ये जो करंट है ना, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं दो हिस्सों में। एक करंट मैंने बोला ये, और एक करंट कौन सा बोला, जो पहले आ रहा था, जो पहले आ रहा था एक करंट, ये वाला एक करंट मेरा ये है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, इसको डॉटेड में दिखाना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। देखना ये मैंने कलर में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए था, बट आई होप आप समझ सकते हो इसको। एक करंट ये है, मतलब मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया इसको। जरा मैं नीचे बनाऊं क्या, एक हिस्सा कौन सा है, एक हिस्सा तो ये वाला है जो पी की नेचर का था, और एक हिस्सा ये जो कोसाइन वेव वाला था जो मैंने इस तरह का जोड़ दिया, इस तरह का जो हिस्सा था। तो मेरे पास एक तरह के दो ये बने हैं, एक कोसाइन वेव वाला और एक कौन सा था बताओ जरा, एक जो पी की नेचर वाला था, ठीक है। ये दो मेरे पास ये बने हैं, ठीक है ना, समझ आया भाई। अब सुनिए, अब जरा देखो, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यही बनेगा क्या, हाँ चेक करते हैं जरा। देखो जीरो पे देखो, ये जीरो है और ये इसकी इतनी वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ोगे तो यही तो बनेगा, नहीं। और जब जिस टाइम मैक्सिमा है इसका, उस टाइम देखो ये कोसाइन वेव तो क्या हो रखी है, जीरो। तो इसका मतलब केवल जो ये इसकी पी की करंट की जो वैल्यू होगी वही टोटल की वैल्यू आएगी, तो वही तो आ रही है टोटल की वैल्यू, कोइंसाइड कर रहा है। नहीं समझे क्या, क्लियर हुआ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जरा देखिए, तो ये जो करंट आया मेरे पास, हिस्टेरेसिस जो टोटल करंट आया उसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अच्छा सिमिलरली यहां पे देखिए, टोटल करंट इन दोनों का सम है ना, तो जीरो कहां पे हो जाएगा, पहले ही जीरो हो जाएगा। देखो यहां पे
यहां पे जीरो रखा है, पहले टोटल करंट पहले जीरो रखा है, नहीं समझे क्या? पहले जीरो नहीं रखा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है उतना ही, तो टोटल करंट यहां पे जीरो हो जाएगा। आप सोचे ना, इन दोनों को जोड़ के देखो, तो यहां से शुरू होगा और फिर यहां तक जाएगा और फिर क्या होगा बताओ जरा, फिर आपका पहले ही क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ही तो बनेगा, नहीं समझे क्या? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब इस बार जो हिस्टैरिसीस की वजह से जो करंट आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्साइटिंग करंट। जो एक्साइटिंग करंट आ रहा है उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक तो पीकी नेचर वाला जो पहले हमने पढ़ा था, जो केवल बीएच कर्व में आ रहा था, जो विदाउट हिस्टैरिसीस वाले कर्व में, और एक कौन सा है, कोसाइन वेव। तो आप बताइए, वोल्टेज मेरी यहां पे थी, फ्लक्स मेरा यहां पे था, तो इस फ्लक्स की वजह से जो पीकी करंट था वो तो किसके फेज में है बताओ? वो तो फ्लक्स के फेज में ही नहीं है। देखो, इस करंट का जीरो और फ्लक्स का जीरो सेम टाइम पे है, और इस करंट का जो मैक्सिमा है पीकी करंट का और जो फ्लक्स का मैक्सिमा है वो सेम टाइम पे नहीं है क्या? पीकी करंट को देखो ना यार एक बार, वो क्या है बताओ जरा, वो तो किसके फेज में है बताओ? फ्लक्स के फेज में। ये तो वही पुराने वाला करंट है जो पहले आया था। एक करंट क्या है बताओ जरा, कोसाइन वेव है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब वो वोल्टेज के फेज में। और जो करंट वोल्टेज के फेज में आएगा वो क्या लेके आएगा बताओ? एक्टिव पावर, वो लॉस लेके आएगा। इसका मतलब ये लॉसी कंपोनेंट है, ये पावर को लेके आएगा, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया कोर लॉस कंपोनेंट, और ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको मैंने नाम दिया मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? कोर लॉस कंपोनेंट बहुत छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड देखो बहुत छोटा है, बहुत कम आएगा। ये कोर लॉस कंपोनेंट है और ये मैग्नेटाइज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा? वो बनेगा मेरा एक्साइटिंग करंट आई। इसको मैं नाम दूंगा आई। दिस इज माई एक्साइटिंग करंट, समझ आया भाई? और ये कुछ एंगल अल्फा एंगल लीड करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? फ्लक्स से हल्का सा लीडिंग होगा, मतलब जहां पे फ्लक्स का जीरो आ रहा है उससे पहले इसका जीरो आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे बताओ जरा? अल्फा, हिस्टेरेटिक एंगल। इसको नाम दिया जाता है हिस्टेरेटिक एंगल, अल्फा। ये है मेरा अल्फा, नोन एज हिस्टेरेटिक एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जब मैं कोर को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बताओ? अब इस कोर की जो डिमांड है, अब दो करंट डिमांड है, एक तो आईसी जो लॉस देगा, और एक आईएम जो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो फाई की डिमांड है, ठीक है। तो इसलिए ये जो करंट है तो 90 डिग्री लैगिंग है, तो इसको तो मैं इंडक्टर से दिखाऊंगा, नहीं समझे क्या? जो ये आईएम वाला करंट है ये तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है, तो इसका तो जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी उससे 90 डिग्री लैग करेगा, तो इसलिए मैं इसको क्या दिखाऊंगा? इसको दिखाऊंगा जे एक्सएम से, ठीक है भाई। और दूसरा जो है वो क्या है बताओ? वो लॉस दे रहा है, तो उसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मॉडलिंग कर रहा हूं ना, मॉडलिंग में आप एलिमेंट से इसको दिखाओगे, तो एक आरसी और एक जे एक्सएम। समझ आया कोर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोले दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ? आरसी से और एक एक्सएम से, प्रैक्टिकल केस में, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल केस है, इसमें तो लॉस हो रहे हैं। इस आरसी के अंदर दोनों लॉस होंगे, कौन कौन से? एडी एंड हिस्टेरेसिस। ये मैंने जो लूप लिया, ये कौन सा लूप लिया बताओ जरा? डायनेमिक हिस्टेरेसिस लूप लिया है, क्योंकि इसमें एडी करंट भी हो गया और हिस्टेरेसिस भी हो गया, समझ आया? तो ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा भी। तो कोर लॉस क्या बनेगा बताएंगे? पीसी इज इक्वल टू आईसी स्क्वायर इंटू आरसी। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है भाई। तो आप देखिए कि कोर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आया, ठीक है। एंड आज का जो एपिसोड है वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो फर्दर हम और इसके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कोर के बारे में भी, ठीक है। और मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट और दिखाऊंगा जिसमें कोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इवन जैसे जो आज आपने एडी करंट पे, जो एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस पे जो आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसको रोड को मैंने गर्म करके आपको दिखाया था, जो इसमें लॉसेस मैंने दिखाए थे, वहां पे जो रोड को मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो रोड मेरा दो तरीके से रिप्रेजेंट होगी, नहीं समझे? उस रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आरसी दिखाना पड़ेगा और एक एक्सएम दिखाना पड़ेगा, समझ आया? तो वो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं उसको, और फर्दर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए भाई, एक बार इसको देखिएगा। दूसरा, मैं अभी इसके ऊपर वापस आऊंगा जब आप खासकर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, तो आपको बड़े उसमें हार्मोनिक के इफेक्ट हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम एनालाइज करेंगे दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।